कुमारी सैलजा जी, भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव जी, चरणदास महंत जी, तामराज साहू जी, दीपक बैद जी, फूलो देवी नेताम जी, छत्तीसगढ़ के मंत्री, एमएलएज, हमारे प्यारे पार्टी के कार्यकर्ता, बब्बर शेर, और शेरनिया, भाइयों और बहनों, छत्तीसगढ़ के युवाओं, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। इतनी गर्मी में आप आए, अपना कीमती समय आपने हमें दिया, हमारी बात सुनने आए, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। कुछ ही महीने पहले कर्नाटक में चुनाव हुआ। एक तरफ बीजेपी और उनकी विचारधारा, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, हमारी विचारधारा। उनका काम लोगों को बांटने का, नफरत फैलाने का, हिंसा फैलाने का। हमारा काम लोगों को जोड़ने का, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का। और कर्नाटक में हमने कहा, जैसे पहले हमने छत्तीसगढ़ में वायदे किए थे, किसानों को सही दाम देने का वायदा जो हमने पूरा किया, किसानों का कर्जा माफ किया, बिजली बिल हाफ किया, जैसे हमने यहां वायदे किए थे, वैसे ही हमने कर्नाटक में 5 वायदे किए। चुनाव से पहले बीजेपी के लोग हर बार वो कोई ना कोई नंबर निकाल देते हैं। कोई कहता है 230 सीट आएंगी, कोई कहता है 250 सीट आएंगी, मगर कर्नाटक में, कर्नाटक के हर गरीब व्यक्ति ने पूरा दम लगा के कांग्रेस पार्टी को जिताया। और वही यहां हुआ था। देखिए, एक बात मैं साफ करना चाहता हूं, बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं। नाम आप जानते हो। कुछ ही दिन पहले दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल अखबारों में अदानी जी के बारे में कहानी आई, आर्टिकल छपा। दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल न्यूज़पेपर में लिखा था, अदानी जी जो नरेंद्र मोदी जी के करीब हैं, उन्होंने हिंदुस्तान से हजारों करोड़ रुपया बाहर देशों में भेजा और उस पैसे से स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स का दाम बढ़ाया। और उस पैसे से अदानी जी, आपकी जो पूंजी है, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है,
आपके जो एयरपोर्ट हैं, सुना है अब रेलवे स्टेशन भी उनको दिए जाएंगे। पूरा का पूरा एक व्यक्ति के हवाले किया जा रहा है। और मैं साफ कहना चाहता हूं कि चाहे वो कर्नाटक की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की हो, राजस्थान की हो, हिमाचल की हो, और जो अभी आने वाली हैं तेलंगाना, मध्य प्रदेश, ये सारी की सारी सरकारें गरीबों की सरकारें होंगी, अदानी की सरकारें नहीं होंगी। और प्रधानमंत्री को साफ कहना चाहिए, देश को बताना चाहिए और छत्तीसगढ़ के युवाओं को बताना चाहिए कि वो अदानी जी पर इंक्वायरी क्यों नहीं करवा रहे हैं। ऐसी क्या बात है कि नरेंद्र मोदी जी अदानी जी पर इंक्वायरी नहीं करा सकते हैं? दो तीन सवाल हैं भाई और बहनों, युवाओं। ये जो हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान से बाहर गया, ये पैसा किसका था? पहला सवाल, ये अदानी जी का पैसा नहीं था, ये किसी और का पैसा था। किसका पैसा था? ये पहला सवाल है। प्रधानमंत्री जी कोई इंक्वायरी नहीं करवाएंगे। मैं आपको साफ कह देता हूं, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अदानी जी पे कोई इंक्वायरी करा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उसका इंक्वायरी का नतीजा निकल गया तो नुकसान अदानी जी को नहीं होगा, नुकसान किसी और को होगा। तो छत्तीसगढ़ में हमने क्या किया? छत्तीसगढ़ में किसानों को धान के लिए सही दाम दिया। और आज आप सारे प्रदेशों को देख लीजिए, लिस्ट निकालिए, सवाल पूछिए, धान के लिए सबसे ज्यादा पैसा कौन से स्टेट में मिलता है? जवाब मिलेगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और प्रधानमंत्री जी यहां आए थे, मुझे याद है, बीजेपी के सब नेता आए थे और कहा था कि कांग्रेस पार्टी इस वायदे को पूरा नहीं कर सकती है। कहा था पैसा नहीं है। हमने साफ दिखा दिया, पैसा है और वायदा पूरा हमने कर दिया। जहां भी हम जाते हैं, हम झूठे वायदे नहीं करते। 15 लाख रुपए का वायदा हम नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था काला धन वापस आएगा, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जाएंगे। उल्टा हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है। इंटरनेशनल अखबार कह रहे हैं कोई इंक्वायरी नहीं। तो अब छत्तीसगढ़ के युवा जो हैं, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम चाहते हैं कि आप प्रदेश को चलाने में, राजनीति को चलाने में आगे आएं। आपको पीछे नहीं रहना चाहिए। आपकी जो नई जनरेशन है, भविष्य आपका है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ आपका है और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसीलिए हमने राजीव युवा क्लब आपके लिए बनाए हैं। हर क्लब को 1 लाख रुपए, 3 लाख युवाओं को क्लब में हमने जोड़ा है। और ये ऐसे नहीं जोड़ा है, मैं आपको साफ बताना चाहता हूं। हमने इसलिए जोड़ा है कि आप इस प्रदेश को चलाने में, इस प्रदेश को चलाने में आप भाग लें। और हम आपके लिए राजनीति के दरवाजे खोलना चाहते हैं कि कुछ ही सालों में
आपके बीच में से छत्तीसगढ़ के एमएलए, प्रधान, नेता चुन के आए, इसलिए हमने यह काम किया है। दो तीन चीजें मैं और कहना चाहता हूं। जो हमारे आदिवासी भाई हैं, आपके लिए हमने पैसा कानून लाया, आपकी जमीन की रक्षा की। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हम आदिवासी शब्द का प्रयोग करते हैं। आदिवासी का मतलब जो हिंदुस्तान के ओरिजिनल मालिक हैं। आदिवासी का मतलब इस देश की जो जमीन है, जो धरती है, उसके सबसे पहले आप मालिक थे। मतलब आपकी जमीन पर, जंगल पर, जल पर आपका हक बनता है। बीजेपी ने एक नया शब्द निकाला है, वनवासी। इस शब्द का बिल्कुल दूसरा मतलब है। हम चाहते हैं कि आदिवासी युवा जो भी सपना देखना चाहें, देखें और उस सपने को पूरा करें। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बिजनेस चालू करना है, लॉयर बनना है, जज बनना है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करना है, सब चीजों में आपको शामिल होना चाहिए। वो चाहते हैं कि आप जंगल में ही रहें, आप जंगल के बाहर ना आए। शब्द के पीछे सोच है भाइयों और बहनों। उनका कहना है कि आप पहले हिंदुस्तान के मालिक नहीं थे, आप जंगल में रहते थे और आपको जंगल में रहना चाहिए। हम कहते नहीं, जंगल का हक, जमीन का हक, जल का हक आपको मिलना चाहिए। मगर जो भी आप सपना देखना चाहते हो, जहां भी आप जाना चाहते हो, वो सपना आपके लिए पूरा होना चाहिए। यह फर्क है विचारधारा में। और पूरे देश में भाई और बहनों, पूरे देश में ये नफरत फैला रहे हैं। आदिवासियों को नया नाम दे देंगे, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा देंगे, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा देंगे, एक जात को दूसरी जात से लड़ा देंगे। हमारा काम जोड़ने का है। जहां भी ये नफरत फैलाते हैं, चाहे वो मणिपुर हो, असम हो, कर्नाटक हो, जहां भी ये नफरत फैलाएंगे, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वहां जाकर मोहब्बत फैलाएंगे। ये हमारा काम है, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का यही लक्ष्य था। कन्याकुमारी से हम शुरू हुए, श्रीनगर तक गए, मीडिया में इन्होंने, बीजेपी के लोगों ने हर रोज ये कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, नफरत फैलाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने का काम किया। हर धर्म को, हर जात को, हर भाषा को हमने याद दिलाया कि आप सबसे पहले हिंदुस्तानी हो और आप सबको एक साथ मिलकर, मोहब्बत के साथ, इज्जत के साथ रहना है।
ये यात्रा का मैसेज था और ये बहुत गहरा मैसेज था, नया मैसेज नहीं था, बहुत पुराना मैसेज है। सदियों से यहां पे छत्तीसगढ़ में और बाकी प्रदेशों में लोगों ने यह मैसेज दिया है और यही कांग्रेस पार्टी का और हिंदुस्तान का डीएनए है। हम जोड़ते हैं, वो नफरत फैलाते हैं। हम किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए काम करते हैं, वो 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं। कुछ साल पहले मैंने बघेल जी से एक बात कही। मैंने कहा, जहां भी मैं जाता हूं, मैं युवाओं से पूछता हूं, आपके सामने सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? बीजेपी ने जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, आर्थिक रीढ़ की हड्डी है, उसको तोड़ दिया है। जो छोटे व्यापारी थे, जीएसटी और नोटबंदी ने उनको खत्म कर दिया, जानबूझ के खत्म किया। और जब भी मैं इनसे पूछता हूं, आपके सामने सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, कहते हैं बेरोजगारी। और मैंने छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर से कहा, देखिए, छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्किल्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में आप कुछ ना कुछ बनाते हो, मगर जो छोटे बिजनेस वाले होते हैं उनको बैंक का पैसा नहीं मिलता, उनको मीडिया का सपोर्ट नहीं मिलता। और मैंने छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर बघेल जी से कहा कि आपका फोकस इन छोटे व्यापारियों पे होना चाहिए, छोटे बिजनेस वालों पर होना चाहिए, बैंक के दरवाजे उनके लिए खोलने चाहिए, और मार्केटिंग हो तो इनके लिए हो। और खुशी से मैं कहता हूं कि बघेल जी ने इस पे काम शुरू कर दिया है और इससे आने वाले समय में लाखों युवाओं को फायदा मिलेगा, हजारों नए बिजनेस खुलेंगे और लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। देखिए, आपको सिर्फ छत्तीसगढ़ की नहीं सोचनी है। छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का सेंटर है। बंगाल से गुजरात कोई जाता है, छत्तीसगढ़ से निकलना पड़ता है। आप सेंटर लाइन पे हो और आपको देश का लॉजिस्टिकल सेंटर बनना चाहिए कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करिए कि छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का लॉजिस्टिकल सेंटर बने। जो भी माल बंगाल से गुजरात, बाकी प्रदेशों में जाए, वो यहां प्रोसेस हो, यहां से निकले, एयरपोर्ट से आप बाकी दुनिया को छत्तीसगढ़ से जोड़िए, सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं, बाकी दुनिया को आप एयरपोर्ट से जोड़िए, छत्तीसगढ़ को जोड़िए कि हमारे जो युवा हैं, छत्तीसगढ़ के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो पूरी दुनिया में जाएं, सिर्फ हिंदुस्तान में ना रहें। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और आने वाले 5 सालों में भी यहां पे छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार जबरदस्त काम करने जा रही है। कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूं, आप हमारी रीढ़ की हड्डी हो, आप हमारे विचारधारा के लिए लड़ते हो। छत्तीसगढ़ में आपने हमें जिताया, राजस्थान में जिताया, कर्नाटक में जिताया, हिमाचल में जिताया, तेलंगाना में जिताओगे, फिर से छत्तीसगढ़ में जिताओगे, मध्य प्रदेश में जिताओगे, राजस्थान में जिताओगे। बघेल जी, हमारी सरकार को हमारे कार्यकर्ता की रक्षा करनी चाहिए।
करती है, मगर और डट के जो हमारा कार्यकर्ता है उसे लगना चाहिए कि मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ता हूं और मरता हूं। देश को आपकी जरूरत है। नफरत से देश आगे नहीं जा सकता है, हिंसा से देश आगे नहीं जा सकता है, अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ सकती है। मोहब्बत से, इज्जत से काम किया जाता है, और अगर देश को जोड़ा जाता है, सबको एक साथ लाया जाता है, तो देश तेजी से प्रगति करता है। आप सब यहां आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। और जो युवा हैं जो अब इन क्लब्स में शामिल होंगे, आप याद रखिए, छत्तीसगढ़ का भविष्य आपका है, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। आपको राजनीति में आना है और आपको छत्तीसगढ़ को भविष्य में चलाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदरणीय श्री राहुल गांधी जी। और स्मृति चिन्ह का अवसर है, हम आग्रह करेंगे कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री राहुल गांधी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं। आदरणीय शैलजा जी हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं, उन्हें भी स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आवेदन करते हैं। आदरणीय राहुल जी, हम सब आपके अत्यंत आभारी हैं। छत्तीसगढ़ के वासी, छत्तीसगढ़ युवा मितान क्लब के सब साथी, छत्तीसगढ़ शासन के सभी साथी, आपने राष्ट्रीय जिम्मेदारियों में से समय निकालकर अपना स्नेह, अपना प्रेम, अपना संबंध पुनः लगातार छत्तीसगढ़ के साथ बनाए रखा है। और हमें विश्वास है कि भविष्य में भी ये आपका स्नेह, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए कार्य करने का आधार बनेगा। आभार शैलजा जी का, आभार मुख्यमंत्री जी का, आभार प्रदेश अध्यक्ष जी का, हमारे स्पीकर साहब का, विभाग के मंत्री उमेश भाई का, ताम्रध्वज भाई का, हमारी बहन फूलो देवी नेताम का, और सबसे ज्यादा समस्त युवा मितान क्लब के साथियों का। आप आए प्रदेश के कोने कोने से इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माननीय उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव जी, आपने आभार व्यक्त किया। और इसी के साथ हम मंचस्थ सभी सम्मानीय अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन हमारे आज के सम्मानीय अतिथियों का, माननीय मुख्य अतिथि श्री राहुल गांधी जी, और साथ ही मंचस्थ सभी सम्मानीय अतिथियों के प्रति सम्मान के साथ हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।